हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का वीडियो नंबर 109, या फिर हम कह सकते हैं कि ये छठे चैप्टर का 16वां वीडियो है। और इसमें हमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करना है। आज हमें डिस्कस करना है आर एस पद्धति या आर एस सिस्टम, या फिर इसे कुछ बच्चे कहते हैं आर एस नोमेनक्लेचर। और आर एस नोमेनक्लेचर को पढ़ने से पहले हमें पढ़ना होगा अनुक्रम नियम या सीक्वेंस रूल। तो सबसे पहले तो हम अनुक्रम नियम या सीक्वेंस रूल को पढ़ेंगे, समझेंगे, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ती है आर एस सिस्टम या आर एस नोमेनक्लेचर में। यदि आपको आर एस नोमेनक्लेचर या आर एस पद्धति या आर एस सिस्टम सीखना है तो उसके लिए आपको अनुक्रम नियम या सीक्वेंस रूल आना चाहिए। यदि आपको सीक्वेंस रूल आता है तभी आप आर एस सिस्टम या आर एस नोमेनक्लेचर को समझोगे। ठीक है, तो चलो बच्चों, जल्दी से आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो बेटे, अपनी नोटबुक में जल्दी से हेडिंग लिख लो। आप वीडियो को पॉज करो और हेडिंग लिखो अनुक्रम नियम या सीक्वेंस रूल। अनुक्रम नियम या सीक्वेंस रूल को पढ़ने के बाद हम आसानी से समझ पाएंगे कि आर एस नोमेनक्लेचर क्या होता है। जल्दी वीडियो को पॉज करो और लिखो हेडिंग अनुक्रम नियम या सीक्वेंस रूल। लिख लिया बेटे? ठीक है। देखो, मान लो आपके पास कोई ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है और उस ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का आपको एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन देखना है कि उसका वास्तविक विन्यास क्या है या वास्तविक संरचना क्या है। तो उसकी वास्तविक संरचना निर्भर करती है, डिपेंड करती है कि जो उसमें चिराल कार्बन एटम है उससे जुड़े हुए चारों ग्रुप्स कौन कौन से हैं। जो ग्रुप्स हैं उनकी सीनियरिटी के ऊपर डिपेंड करती है, यानी उनके नेचर के ऊपर डिपेंड करती है। और उनका नेचर पता चलता है उनकी सीनियरिटी से। दो बातें मैंने आपको बताई, दोबारा रिपीट कर रहा, सुनो ध्यान से। मैंने आपको बताया कि आपके पास कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है और आप उसका कॉन्फ़िगरेशन, उसका स्ट्रक्चर, उसका संरचना पता लगाना चाहते हो एक्चुअल में, तो आपको पता होना चाहिए कि उस कंपाउंड में जो चिराल कार्बन एटम है, उस चिराल कार्बन एटम से जुड़े हुए जो चार ग्रुप हैं उनका नेचर कैसा है। ठीक है, पहली बात तो ये बताई। तो सबसे पहले तो इसी बात को लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ से लिखते हैं। चलो, सीक्वेंस रूल आपने हेडिंग लिख रखा है, सीक्वेंस रूल। यहाँ से लिखते हैं किसी किसी मेरे साथ साथ लिखा करो आप भी। किसी ऑप्टिकली किसी ऑप्टिकली एक्टिव किसी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड किसी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन किसी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन उसके उसके माने उस कंपाउंड के उसके चिराल कार्बन एटम उसके चिराल कार्बन एटम से जुड़े चिराल कार्बन एटम से जुड़े चारों ग्रुप्स चारों ग्रुप्स चारों ग्रुप्स की नेचर पर डिपेंड करता है कि उनकी प्रकृति कैसी है। ग्रुप्स की नेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है, देखो क्या पढ़ा हमने। हमने पढ़ा है कि आपके पास कोई ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है और उसका आप एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन, उसका विन्यास पता लगाना चाहते हो। तो उसका विन्यास डिपेंड करता है कि उसके जो चिराल कार्बन एटम पर जुड़े हुए ग्रुप्स हैं उनका नेचर कैसा है।
ठीक है। और वे जो चारों ग्रुप हैं, उन चारों ग्रुप का नेचर का पता लगाया जाता है उनकी सीनियरिटी से। सुनो ध्यान से, मैंने आपको कहा कि आपके पास जो चिराल कार्बन एटम से जुड़े हुए चारों ग्रुप हैं, उनकी नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा। और उनकी नेचर कैसे पता चलेगी कि किसकी नेचर ज़्यादा स्ट्रांग है, किसकी वीक है, किसे हमें प्रायोरिटी पर रखना है और किसे नहीं रखना है। ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि उनकी सीनियरिटी कैसी है। उन चारों ग्रुप में कौन सा ग्रुप सबसे ज़्यादा सीनियर है, कौन सा ग्रुप सबसे ज़्यादा जूनियर है, इस बात पर डिपेंड करेगी उनकी नेचर। तो इस बात को भी हम लिख लेते हैं, यहाँ से लिखते हैं, चलो। ग्रुप्स का नेचर, ग्रुप्स का नेचर, कौन से ग्रुप्स? वे चार ग्रुप्स जो चिराल कार्बन एटम से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। ग्रुप्स का नेचर, ग्रुप्स की जगह आप एटम भी लिख सकते हो। ग्रुप्स का नेचर उनकी उनकी सीनियोरिटी से डिटरमाइन किया जाता है। यानी आपके पास कोई भी ग्रुप है जो चिराल कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, उस ग्रुप का नेचर डिपेंड करेगा, यानी उस ग्रुप का नेचर पता लगेगा उसकी सीनियरिटी से। ठीक है, उसका आप उसकी सीनियरिटी से ही पता लगा पाओगे कि वो कैसा नेचर है उस ग्रुप का। ठीक है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि सर हमें सीनियरिटी का कैसे पता चलेगा? तो मैं आपको बताता हूँ, जो सीक्वेंस रूल है ना, सीक्वेंस रूल सीनियरिटी का ही खेल है सारा, बस। मतलब हम सीक्वेंस रूल में समझेंगे कि चारों ग्रुप में से कौन सा ग्रुप सबसे ज़्यादा सीनियर होगा, कौन सा जूनियर होगा। ठीक है। तो हमने यहाँ लिखा कि ग्रुप्स का नेचर उनकी सीनियरिटी से डिटरमाइन किया जाता है। यहाँ एक बात और लिख लो, सीनियरिटी सीनियरिटी निकालने के लिए, सीनियरिटी निकालने के लिए निम्न रूल्स होते हैं। तो हम सीक्वेंस रूल में ये ही पढ़ेंगे कि हमारे जो चिराल कार्बन एटम से जुड़े हुए चार ग्रुप हैं, उनकी सीनियरिटी टेबल या सीनियरिटी किस सीक्वेंस में अरेंज की जाएगी। तो कौन कौन से रूल हैं उन्हें सीखना है। सबसे पहला ग्रुप नियम जो है, क्या है सबसे पहला नियम? सबसे पहला नियम तो आपको यह ध्यान रखना है कि जो आपका चिराल कार्बन एटम होगा ना, उससे जुड़े हुए जो चार ग्रुप होंगे, इस तरीके से चार एटम कह दो या ग्रुप A B C D, उनमें जो सबसे ज़्यादा सीनियर ग्रुप होगा ना, उसके ऊपर आप नंबर 1 डाल लोगे। जो उससे ज़्यादा जूनियर होगा 2, फिर उससे कम सीनियर वाले के ऊपर 3, और जो सबसे कम सीनियर होगा या सबसे ज़्यादा जूनियर होगा उसके ऊपर 4। इस तरीके से आपको नंबरिंग करनी है 1 2 3 4। यानी जो चारों ग्रुप हैं हमारे, उन चारों ग्रुप को उनकी सीनियरिटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में नंबरिंग करना है 1 2 3 4 से। एक तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ लिखेंगे चिराल चिराल कार्बन एटम, चिराल कार्बन एटम से जुड़े, चिराल कार्बन एटम से जुड़े चारों चारों ग्रुप्स, चारों ग्रुप्स पर उनकी सीनियोरिटी, उनकी सीनियोरिटी के, चारों ग्रुप्स पर उनकी सीनियोरिटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ, नंबरिंग
1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग करते हैं। मतलब जो सबसे ज़्यादा सीनियर ग्रुप है ना उसके ऊपर नंबर 1 डालना है। ठीक है, जो सबसे सीनियर है उस पर नंबर 1 डालना है, जो सबसे जूनियर है उसके ऊपर नंबर 4 डालना है। इस तरीके से हमें नंबरिंग करनी है। ठीक है। अब देखो एक बात बताता हूँ, सबसे मुख्य नियम यही है जो नंबर 2 पे मैं आपको सिखाऊंगा। ध्यान से समझना इस नियम को। जो इन ग्रुप्स की सीनियरिटी होती है ना, जो इन ग्रुप्स की सीनियरिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एटॉमिक नंबर के। मतलब 4 एटम अटैच हैं, मान लो चिराल कार्बन एटम से 4 एटम अटैच हैं, तो उन चारों एटम में जिस एटम का एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा होगा ना वो ही सबसे ज़्यादा सीनियर माना जाएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल से समझना आप। मान लो हमारे पास ये कार्बन एटम है और इस कार्बन एटम के ऊपर जुड़ा हुआ है Cl। ध्यान से समझना इस बात को। और इधर जुड़ा हुआ है आयोडीन I, और इधर जुड़ा हुआ है फ्लोरीन F, और इधर जुड़ा हुआ है Br। ये चिराल कार्बन एटम पर हमने FCl Bri जोड़ दिए। अब हमें यूं नहीं पता कि इनमें सबसे ज़्यादा सीनियर ग्रुप कौन सा है। तो सीनियर ग्रुप वो होगा जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा होगा। जैसे क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है। ठीक है, क्लोरीन का कितना होता है 17, ये लिख दिया। ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 35, और आयोडीन का कितना होता है 53। ये हमने एटॉमिक नंबर लिख दिए इनके। अब मुझे आप एक बात बताओ सोच के कि एटॉमिक नंबर हमने लिख दिए, मुझे यूँ बताओ कि सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर किसका है। यहाँ लिखा हुआ है सीनियरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक नंबर। परमाणु क्रमांक जिसका जितना ज़्यादा होगा वो उतना सीनियर होगा। 9, 17, 35, 53 सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर आयोडीन का है, तो आयोडीन यहाँ सबसे ज़्यादा सीनियर ग्रुप है, इसके ऊपर हम नंबर 1 डाल लेंगे, नंबर 1। समझ रहे हैं ना आप, समझ रहे? तो ये सबसे सीनियर है। 53 से कम एटॉमिक नंबर Br का है तो इसके ऊपर नंबर 2 डाल देंगे, ये दूसरे नंबर पे आ रहा। फिर उसके बाद Cl है, ये तीसरे नंबर पे आएगा क्योंकि 17 इसका एटॉमिक नंबर है। सबसे कम एटॉमिक नंबर फ्लोरीन का है 9, तो इसके ऊपर हम नंबर 4 डाल लेंगे। तो जो सबसे ज़्यादा सीनियर होता है उसके ऊपर नंबर 1 डलता है, ध्यान रखना। यहाँ लिखा हुआ है सीनियरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर आयोडीन का सबसे ज़्यादा था इसलिए इसे सीनियरिटी में हमने पहले नंबर पर रखा। इससे कम एटॉमिक नंबर ब्रोमीन का था 35, इसलिए इसे सीनियरिटी में दूसरे नंबर पर रखा। फिर उसके बाद क्लोरीन का था 17, तीसरे नंबर पर रखा। फ्लोरीन का था सबसे कम 9, इसे चौथे नंबर पर रखा। तो ये रूल हमेशा ध्यान रखना है, इस रूल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है हमें। सीनियरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक नंबर। ठीक है, जल्दी से पोज करके लिखो या स्क्रीनशॉट लो आप। लिख लिया बेटे? ठीक है, चलो दूसरा रूल बताता हूँ आपको क्या है। दूसरा नहीं, तीसरा, तीसरा रूल। तीसरा रूल है कि यदि आपके पास, मान लो ये आ गया, मान लो कार्बन एटम है, इधर जुड़ा हुआ है 1H1 और इधर जुड़ा हुआ है 1H2, इधर जुड़ा हुआ है Cl, इधर जुड़ा हुआ है Br। तो आपको पता है सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर Br का है, तो Br को तो आप नंबर 1 दोगे, फिर उसके बाद इसे नंबर 2 दोगे। अब यहाँ हमारा पेंच फंस गया कि इधर भी हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है। इनमें से कौन से को हम नंबर 3 पर रखें, कौन से को हम नंबर 4 पर रखें। प्रॉब्लम आई ना सामने। तो इसका सॉल्यूशन है कि एटॉमिक नंबर तो इसका भी 1 है और इसका भी 1 है। जब दो एक ही एलिमेंट के, जब एक ही तत्व के दो परमाणुओं के परमाणु क्रमांक समान होते हैं तो उन्हें कहते हैं आइसोटॉप्स या समस्थानिक। और समस्थानिक के एटॉमिक नंबर सेम होते हैं। और हमने कहा है कि सीनियरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर तो एक जैसा है इनका, तो इनमें सीनियर कौन सा होगा। तो आप देखोगे फिर एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास, देखो इन दोनों में से किसका एटॉमिक मास ज़्यादा है। 1H2 का, ड्यूटीरियम का, जिसे हम डी से भी लिखते हैं। तो इसलिए ये सीनियर होगा
इसे हम लिखेंगे नंबर 3 और इसे लिखेंगे नंबर 4। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यदि आपके पास आइसोटॉप्स हैं, यानी समस्थानिक हैं, तो समस्थानिकों की सीनियरिटी एटॉमिक नंबर पर डिपेंड नहीं करती, क्योंकि एटॉमिक नंबर तो उनका सेम होगा। उनकी सीनियरिटी डिपेंड करेगी एटॉमिक मास पर। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं फोर आइसोटॉप्स seniority for isotopes seniority is directly proportional to the atomic mass। एटॉमिक मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जैसे हमने अभी एक एग्जांपल डिस्कस किया था, मान लो मैं 1H3 और 1H2 और 1H1 का कंपैरिजन करूं इन तीनों का, तो आपको इस बात का पता है कि तीनों का एटॉमिक नंबर तो सेम है, पर एटॉमिक मास तो इसका सबसे ज़्यादा है 1H3 का, तो ये सबसे ज़्यादा सीनियर होगा। उससे जूनियर 1H2 होगा, और उससे जूनियर कौन होगा? 1H1। तो यदि आप सीनियरिटी लगाना चाहते हो तो इसके ऊपर तो आप एक लिखोगे। क्या लिखोगे? एक। इसके ऊपर एक, सबसे ज़्यादा सीनियर ये है। क्या प्रॉब्लम हो रही है इसमें? सबसे ज़्यादा सीनियर ये है, फिर ये है, और तीसरे नंबर पर यह है, क्योंकि इसका एटॉमिक मास सबसे कम है। ठीक है ना? तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि किस तरीके से हम सीनियरिटी देखेंगे आइसोटॉप्स में। अच्छा, कभी कभी पता क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि मान लो आपके पास ये चिराल कार्बन एटम है, यहाँ कार्बन जुड़ा हुआ है, ऊपर भी कार्बन जुड़ा हुआ है। मान लो यहाँ जुड़ा हुआ है C2H5 और यहाँ जुड़ा हुआ है CH3, यानी चिराल कार्बन एटम से जुड़ा हुआ जो कार्बन एटम है, जो एटम है वे दोनों एक ही एलिमेंट के हैं। जैसे ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, और ये दोनों के एटॉमिक नंबर भी बराबर हैं, एटॉमिक वेट यानी एटॉमिक मास भी बराबर है। तो इनमें कौन से को सीनियर मान के चलोगे? यदि चिराल कार्बन से जुड़े हुए दोनों एटम एक ही एलिमेंट के हों, तो कैसे पता चलेगी सीनियरिटी की कौन सा सीनियर है? समझ रहे हैं ना आप बात? तो सीनियरिटी कैसे पता चलेगी, देखो मैं बताता हूँ। अभी पहले एक लाइन लिख लो आप, यहाँ लिखो रूल नंबर 4 में, यदि यदि चिराल यदि चिराल कार्बन एटम से जुड़े दोनों एटम, मतलब वैसे तो 4 एटम जुड़ेंगे, पर दो का कंपैरिजन कर रहे हैं हम। जुड़े दोनों एटम, दोनों नहीं लिखते, चलो कभी कंफ्यूजन हो आपको, दोनों लिखते ही नहीं हम। ठीक है, दो एटम्स सेम एलिमेंट के हों, सेम एलिमेंट यानी एक ही तत्व के हों, सेम एलिमेंट के हों, तो पता क्या होगा? तो सीनियोरिटी नेक्स्ट नहीं, फार्मूले से ही लिखते हैं, चलो इसे। तो सीनियोरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट एटम्स लिखते हैं। देखो ये बात समझ में नहीं आई होगी अभी आपके, क्या लिखा मैंने लिखा कि यदि आपके पास चिराल कार्बन एटम से जुड़े हुए दो ग्रुप्स हैं, दो एटम हैं, और दोनों एक ही एलिमेंट के हैं, तो आप किसे सीनियर मानोगे? फिर उस एटम को ना देखो, उस एटम से जो अगली तरफ एटम्स जुड़े हुए हैं उन्हें देखो कि उनमें से किस पर जुड़े हुए एटम्स का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है। जैसे एक एग्जाम्पल लगाते हैं, एग्जाम्पल से आपको भली भांति समझ में आ जाएगा। एक एग्जाम्पल लगाते हैं हम,
ब्यूटेनॉल 2। चलो इस एग्जाम्पल को देखते हैं, ब्यूटेनॉल 2। यहाँ से क्लियर हो जाएगा आपको सारी बात। देखो ये CH3 है, ध्यान से समझना बिल्कुल, और ये कार्बन है, इसके बाद ये CH2 है, और ये CH3 है, और यहाँ हमारे पास OH है, और ये है H। प्रॉब्लम पता कहाँ आई है? प्रॉब्लम आ रही है यहाँ, ध्यान से देखो आप। ये तो चिराल कार्बन एटम है, आपको पता है ना चिराल कार्बन एटम है। ये क्या है? चिराल कार्बन एटम। इसके ऊपर भी जो जुड़ा हुआ है वो भी कार्बन है, और इसके नीचे जो जुड़ा हुआ है वो भी कार्बन है। तो इन दोनों में से किसे हम सीनियर मान के चलें? हमारा जो क्वेश्चन है, देखो ये वाला जो कार्बन है, ये कार्बन चिराल कार्बन है, पता है ना आपको। इसके ऊपर वाला जो कार्बन है, यहाँ प्रॉब्लम आ रही कि इस वाले कार्बन को सीनियर मान के चलें या फिर इसे। भाई इनका तो हो जाएगा कंपैरिजन। यहाँ तो कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है जिसका एटॉमिक नंबर 1 है, और यहाँ कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। तो यहाँ तो कंपैरिजन हो जाएगा 1 और 8 का, पर इसका भी 6 है, इसका भी 6 है, यहाँ तो प्रॉब्लम आ रही ना। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है कि हमें जो है ना, इस कार्बन को, इस एटम को और इस एटम को नहीं देखना। हमें क्या करना है, इस एटम से जो बाकी एटम जुड़े हुए हैं उन्हें देखना है। इस एटम से जो बाकी एटम जुड़े हुए हैं उन्हें देखना है। चलो देखते हैं। जो इस एटम से बाकी एटम जुड़े हुए हैं, नेक्स्ट एटम, यहाँ इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा खोल के लिखते हैं, जब समझ में आ जाएगा। कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, एक कार्बन, 3 हाइड्रोजन जोड़ देता हूँ इसके ऊपर। लो ये जोड़ दिए 3 हाइड्रोजन। ये हमारा चिराल कार्बन है, इधर जुड़ा हुआ है OH, और इधर जुड़ा हुआ है H। इनकी कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ये कार्बन है, ये वाला CH2 का। इस कार्बन के ऊपर एक काम करता हूँ, ये कार्बन है CH2 वाला, एक हाइड्रोजन इधर जोड़ दिया, एक हाइड्रोजन इधर जोड़ दिया, और नीचे CH3 है, CH3। ध्यान से देखना जरा इस चीज़ को, बिल्कुल ध्यान से देखना। देखो ये तो हमारा चिराल कार्बन है, इससे तो हमें कोई लेना देना है ही नहीं। इसके बाद गए हम, हमारी प्रॉब्लम थी ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, ये प्रॉब्लम थी हमारी। हमने देखा कि इसका भी एटॉमिक नंबर 6 है और इसका भी 6 है। तो आप यूँ देख लो कि इस कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है। टोटल एटॉमिक नंबर का टोटल भी मारोगे तो 3 हो जाएगा। पर इस वाले कार्बन से 1 1, और इस कार्बन से जो तीसरा एटम जुड़ा हुआ है उसका एटॉमिक नंबर 6 है कार्बन का। तो 6 7 8, टोटल इन तीनों एटम्स के एटॉमिक नंबर्स का जब जोड़ मारोगे तो कितना आ जाएगा? 6 और 2 8। तो इसके ऊपर तो टोटल एटॉमिक नंबर 8 जुड़े हुए हैं, और इसके ऊपर टोटल एटॉमिक नंबर जुड़े हुए हैं 1 + 1 + 1 3। तो जिसके ऊपर जुड़े हुए नेक्स्ट एटम के एटॉमिक नंबर्स ज़्यादा होंगे उसे सीनियर मान के चलोगे। तो आप यहाँ यदि नंबरिंग करोगे ना, यदि आप यहाँ नंबरिंग करोगे, ध्यान से देखना जरा, नंबरिंग कैसे करेंगे हम यहाँ नंबरिंग करेंगे। भाई हमें पता चल गया कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो ये तो सबसे ज़्यादा सीनियर है, इसके ऊपर तो हम लिखेंगे 1। और 2 नंबर CH3 को लगाऊं या C2H5 को लगाऊं? तो आपको पता चल गया कि C2H5 का जो कार्बन है वो ज़्यादा सीनियर है, क्योंकि उसके ऊपर ज़्यादा एटॉमिक नंबर वाले एटम्स जुड़े हुए हैं अगली तरफ। तो इसका जो नंबर हम रखेंगे वो रखेंगे 2, और इसका रखेंगे 3, और ये जो हाइड्रोजन है इसका तो 4 होना ही है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर तो सबसे कम होता है 1। ठीक है, तो यहाँ इस नंबरिंग को करके दिखाऊं, 1 1 के बाद 2, फिर 3, और फिर 4, इस तरीके से। बताओ समझ में आई क्या ये बात? मतलब कुल मिला के निष्कर्ष पता क्या निकला? निष्कर्ष ये निकला, यहाँ लिख देते हैं, इसलिए जो हमारा C2H5 है, C2H5 सीनियर होता है CH3 से। सीक्वेंस रूल ने हमें ये सिखाया। इसका मतलब यदि आप नंबरिंग करने जाओगे तो इसके ऊपर नंबरिंग 1 करोगे, इसके ऊपर करोगे 2, इसके ऊपर 1, इसके ऊपर 2, यदि इन दोनों का ही कंपैरिजन आप कर रहे। बताओ समझ में आई क्या बात? तो इस तरीके से ये एक काम का रूल है बहुत, कि यदि चिराल कार्बन एटम से जुड़े 2 एटम सेम एलिमेंट के हों
तो सीनियरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट एटम्स, कि उस कार्बन या उस एटम जिनके एटॉमिक नंबर सेम है उनसे अगले एटम्स कौन से जुड़े हुए हैं उनके एटॉमिक नंबर के ऊपर डिपेंड करेगी सीनियरिटी। ठीक है, जल्दी से लिखो, अच्छा पोज करके या स्क्रीनशॉट ले लो। लिख लिया बेटे? ठीक है, चलो एक बात बताता हूँ आपको, और इसके कुछ एग्जाम्पल और बताता हूँ। जैसे मान लो हमारे पास इस तरह का कोई एग्जाम्पल आ जाए, एक CH3 सिंगल बॉन्ड C, और यहाँ भी CH3 है और यहाँ भी CH3 है। ठीक है, ये आ गया, मतलब ब्यूटाइल ग्रुप है ना, टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप है। और इसे देखना जरा, इसे देखना, CH3 CH3 और यहाँ जुड़ा हुआ है CH, आइसोप्रोपाइल ग्रुप है ना, आइसोप्रोपाइल ग्रुप। और इसे देखो, CH3 CH2 इथाइल ग्रुप है। यदि इनमें आप सीनियरिटी का कंपैरिजन करोगे तो आप इसका, यहाँ तो चिराल कार्बन होगा, उस चिराल कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन के ऊपर 3 कार्बन है, देखो 6 वाले 3 कार्बन। ठीक है, चिराल कार्बन से जुड़े हुए इस कार्बन पर 2 तो कार्बन है, एक हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन भी तो इसी कार्बन पर अटैच है। और यहाँ इस कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन है और एक है कार्बन। तो कार्बन सबसे ज़्यादा इसमें, तो सीनियर में सबसे ज़्यादा इसे कहूँगा। इसके बाद ये सीनियर है और सबसे जूनियर ये है। ठीक है, समझ रहे ना आप? इनका नाम भी पता होना चाहिए आपको, जरूर नाम तो पता है। इसे कहते हैं हम टर्सरी ब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप है। टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप सबसे सीनियर होगा इन तीनों में। और यह है आइसो प्रोपाइल, आइसो प्रोपाइल को आप सेकेंडरी प्रोपाइल भी कह सकते हो। और यह है इथाइल ग्रुप। अब इथाइल में तो क्या नॉर्मल आइसो नहीं हो तो कुछ होता ही नहीं, इथाइल तो इथाइल है, ये इथाइल ग्रुप है। ठीक है, चलो अगला रूल सीखते हैं हम। अगला रूल सीखते हैं नंबर 5। 5वां रूल क्या है? बहुत बढ़िया रूल है, ध्यान से समझना आप। मान लो कहीं डबल बॉन्ड कार्बन लिखा हुआ है, तो इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब बिल्कुल ऐसा है कि आपका जो वो कार्बन एटम है वो 2 कार्बन से अलग अलग जुड़ा हुआ है, जो भी एटम है चिराल कार्बन। मतलब आपका डबल बॉन्ड यदि कहीं कार्बन है तो वो बिल्कुल इसके इक्वल है। एक बार आप कार्बन को काउंट नहीं करोगे, 2 बार करोगे काउंट। समझ रहे हैं ना? जैसे मैं आपको कह दूं कि CH डबल बॉन्ड O यहाँ जुड़ा हुआ है कोई, तो जब डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब साफ है कि 2 ऑक्सीजन जुड़े हुए, इस तरीके से इसे ट्रीट करना है। कितने ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं? 2। यदि कहीं डबल बॉन्ड आ जाता है तो उसे इस तरह ट्रीट करना है कि एक एक बॉन्ड से 2 एटम जुड़े हुए हैं, तो सीनियर तो हो ही जाएगा वो। जिस तरह यहाँ ट्रिपल बॉन्ड यदि इस तरह आ गया ना कहीं, तो इसका मतलब आप इसे ऐसे मान के चलोगे कि उस पॉइंट के ऊपर कितने कार्बन जुड़े हुए हैं? 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, ऐसा मान के चलोगे। जैसे इसका एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। मान लो हमने कहा कि हमारे पास ये एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है कहीं, और एक जुड़ा हुआ है CH2OH। अब देखना ध्यान से, समझ में आ जाएगा आपको। एक तो एल्डिहाइड है, एक CH2OH है। यदि दोनों का कंपैरिजन करोगे तो इस कार्बन के ऊपर आप एक ऑक्सीजन मान के चल रहे कि ऑक्सीजन है भाई। ठीक है, ऑक्सीजन है, एटॉमिक नंबर 8 है, और इसका एक है 8 और 1 9 मान के चल रहे। 8 + 1 = 9। गलत है ये, बिल्कुल ध्यान रखना, ऐसे नहीं करना। और यहाँ देखो इस कार्बन के ऊपर 8 और एक 9 और एक 10। ठीक है, तो क्या हुआ? 8 + 1 + 1 ये। तो यहाँ तो एटॉमिक नंबर, इस कार्बन एटम से जुड़े हुए 3 जो एटम्स हैं उनके एटॉमिक नंबर्स का टोटल 10 आया। यहाँ जो है टोटल 9 आया। तो आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे ये जूनियर होगा, नहीं। मैंने आपको बताया कि यदि डबल बॉन्ड से कोई भी ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उन्हें 2 के बराबर मान के चलोगे आप।
तो यहाँ यदि आपको नंबरिंग कर, यदि यहाँ इसकी सीनियरिटी निकालनी है ना, ऐसे निकाल लोगे। देखो 8 8 वाले 2 कार्बन ऑक्सीजन गिनोगे आप, 8 + 8 + 1 कितना हो जाएगा, 8 और 8 16 और 1 17। तो बताओ ज़्यादा नहीं आएगा तो ये सीनियर होगा। आ रहा ना समझ में? यदि कहीं डबल बॉन्ड आता है तो 2 बार गिना जाएगा वो एटम, ट्रिपल बॉन्ड से यदि कोई जुड़ा हुआ तो 3 बार गिना जाएगा। ठीक है ना? देखो अब देखो ध्यान से। यहाँ एक चीज़ सीखनी है। यदि आप इन दोनों का कंपैरिजन करते हो कि एल्डिहाइड है और ये क्या है, CH2OH, तो इनमें सीनियर यही होगा, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड ग्रुप सीनियर इसलिए होगा क्योंकि यहाँ इस कार्बन से जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन करके जुड़ा हुआ है 2 बार काउंट होगा वो। कितनी बार काउंट होगा? 2 बार। इस तरह जल्दी से पोज करके लिखो आप, स्क्रीनशॉट ले लो या पोज करके लिख लो। लिख लिया बेटे? ठीक है। तो ये कुल मिला के कितने नियम हुए? 5 नियम हुए, 5 रूल्स हुए। और इन 5 रूल्स के अकॉर्डिंग, इन 5 रूल्स के अकॉर्डिंग हम सीनियरिटी देखते हैं। अच्छा, नॉर्मली ज़्यादातर जिन ग्रुप्स का यूज़ होता है ना सीनियरिटी में, मैं उन्हें बता देता हूँ आपको। सीनियरिटी, वैसे तो रूल तो पता ही चल गया आपको। रूल में जो सबसे मेन रूल है वो सेकंड है, बस उसे ध्यान रखना। जो सेकंड रूल हमारा है वो सबसे मेन है। उसमें पता चलता है कि एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस करता है, जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है वही ज़्यादा सीनियर होगा। पर आप एक हेडिंग लिख लो, चलो नोट, नोट हेडिंग लिख लो आप। इसमें एक बात लिख लो, ज़रूरत पड़ती है इसकी। थोड़े से कुछ ग्रुप्स लिख लो सीनियरिटी के अकॉर्डिंग। सबसे पहले तो आप लिख लो आई। आयोडीन हमेशा सबसे ज़्यादा सीनियर मान के चलना है आपको नॉर्मली। ठीक है? फिर Br, फिर Cl, फिर SO3H, फिर F, ये एटम। ठीक है? SO3H के बाद क्या मान के चलना है? F। उसके बाद OCH3 यानी मिथॉक्सी। उसके बाद OH। ठीक है? OH तो बताएं अल्कोहलिक ग्रुप। उसके बाद NH2 ग्रुप, एमीन। यदि आप याद रखना चाहते हो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि कभी कभार कंपैरिजन करना पड़ जाता है ना। ठीक है? तो ध्यान रखना है आपको इसका। यहाँ करो, H का तो एटॉमिक नंबर कम होता है ना, NO2 करो। NO2, NO2 के बाद करो आप NHCOCH3। उसके बाद करो NHCH3। मतलब हमारा जो क्वेश्चन है वो इससे बाहर नहीं जाएगा। NH2 अब आएगा, और एल्केनॉइल क्लोराइड। ठीक है? एसिड क्लोराइड भी तो कहते हैं इसे। COOH, CONH2। ये सीनियरिटी टेबल है, इसकी ज़रूरत पड़ जाती है। उसके बाद आएगा एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड के बाद आएगा CH2OH, और CH2OH के बाद आएगा CH3, और सबसे बाद में आएगा हाइड्रोजन एटम, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर सबसे कम है 1। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इसे पूरी सीनियरिटी, जो हमारी ये सीनियरिटी का ऑर्डर है, इसे याद करना है क्या? आप इसे 1 2 बार देख लेना, थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा इससे।
वैसे हमारा जो लेवल है ग्रेजुएशन का फर्स्ट सेमेस्टर का, उसमें सीनियरिटी का जो अरेंजमेंट है, जो ऑर्डर है, इसकी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। आप तो सिर्फ जो खेल खेल लोगे ना, उन्हीं वो जो 5 रूल मैंने बताए ना, उन 5 रूल पे ही आप अपना गेम खेल जाओगे बड़ी आसानी से। पर फिर भी कभी कभार ऐसा होता है कि क्वेश्चन फंस जाता है, कोई मुश्किल सा ऐसा क्वेश्चन आपने कहीं देख लिया, या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वहाँ देख लिया, तो वहाँ ज़रूरत पड़ती है इस ऑर्डर की। इसलिए मैंने आपको नोट में इस ऑर्डर को लिखवा दिया। तो सीक्वेंस रूल में कुल मिला के हमने कितने रूल पढ़े? 5 रूल पढ़े। और 5 रूल से हमें क्या पता चला कि वो जो चिराल कार्बन एटम है, उस चिराल कार्बन एटम से जुड़े हुए जो चारों ग्रुप्स हैं, उन ग्रुप्स में सबसे ज़्यादा सीनियर कौन सा होगा और सबसे जूनियर कौन सा होगा। यदि हाइड्रोजन है ना, तो हाइड्रोजन सबसे जूनियर ही होता है हमेशा, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर सबसे कम है 1। चलो अगली बात करते हैं। अब हम अपनी नेक्स्ट हेडिंग लिखते हैं। अब हेडिंग लिख लो नेक्स्ट। जो आज का हमारा मेन डेडिकेशन है, वो है आरएस पद्धति। आरएस पद्धति, या आरएस पद्धति को हम कह सकते हैं आरएस सिस्टम। आरएस सिस्टम, आप इसे आरएस नॉमनक्लेचर भी कह सकते हो। बस इस चीज़ को ध्यान से समझ लेना। सीक्वेंस रूल आपके समझ में आ गया होगा। 5 रूल मैंने आपको बताए, बहुत आसान से थे पांचों रूल, और इस चीज़ को आपको ध्यान से समझना है बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ। जब हम सीक्वेंस रूल की बात करते हैं, तो हमें एक बात तो उन साइंटिस्ट का नाम जरूर पता होना चाहिए जिन्होंने आरएस सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर दिया था। उनमें से एक तो थे कहान, CAHN, और एक थे इनगोल्ड। इनगोल्ड, तो इन वैज्ञानिकों के नाम आपको जरूर याद होने चाहिए। प्रीलोग द्वारा प्रस्तुत, मतलब ये 3 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने आरएस सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर दिया था। और ये जो आर और एस लिए गए ना, ये लैटिन लैटिन वर्ड से लिए गए प्रीफिक्स हैं। ठीक है, लैटिन तो पता है आपको, सबसे पुरानी लैंग्वेज है। यहाँ जो आर होता है ना, आर, आर का मतलब होता है रेक्टस। ये लैटिन वर्ड है रेक्टस, और रेक्टस का मतलब होता है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज तो समझ रहे हैं आप? क्लॉकवाइज होता है, क्लॉकवाइज को आप दक्षिणावर्त भी कह सकते हो हिंदी में। और ऐसे, इस डायरेक्शन को कहते हैं हम क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त, दाईं तरफ को, राइट हैंड साइड को। तो मतलब कहान, इन गोल्ड और प्रीलॉग ने जो आरएस सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर दिया, उसमें जो आर लिया गया सिंबल, आर लिया गया लैटिन वर्ड रेक्टस से। इसी तरीके से जो एस लिया गया सिंबल, एस, एस लिया गया सिनिस्टर से। और सिनिस्टर का मतलब होता है, अब ये क्लॉकवाइज है तो सिनिस्टर का मतलब होगा एंटी क्लॉकवाइज, यानी वामावर्त। एंटी क्लॉकवाइज यानी वामावर्त। आप वामावर्त भी लिख सकते हो, और इस तरह का सिंबल भी दिखा सकते हो। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ये है। ठीक है, अब देखो, ये तो हमारा बेस हो गया आरएस पद्धति का या आरएस सिस्टम का, कि कहान, इनगोल्ड, प्रीलोग द्वारा प्रस्तुत की गई थी ये पद्धति। और इन्होंने जो आर और एस सिंबल लिए थे वे लैटिन वर्ड रेक्टस और सिनेस्टर से लिए थे, जहां आर या रेक्टस का मतलब है क्लॉकवाइज यानी दक्षिणावर्त, और एस या सिनेस्टर का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज यानी वामावर्त। तो हमें करना क्या है, नंबर 1 डाल के लिखते हैं। आरएस सिस्टम को समझने के लिए सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले जो चिराल कार्बन एटम से जुड़े हुए जो चारों ग्रुप हैं, उन पर सीनियरिटी के अकॉर्डिंग नंबरिंग करनी है। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं चिराल, जैसा कि सीक्वेंस रूल में लिखा था, चिराल कार्बन एटम से जुड़े, चिराल कार्बन एटम से जुड़े
चारों ग्रुप्स पर नंबरिंग करते हैं। तो चारों ग्रुप्स पर हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे उनकी सीनियरिटी के अकॉर्डिंग। ये काम तो हमें करना ही है, ठीक है। अब नंबर 2 को ध्यान से देख लेना आप। जब आप नंबरिंग कर दोगे, हम यहाँ जो आर एस सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं ना, हम पढ़ रहे हैं फिशर प्रोजेक्शन पे। आपको पता है फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला, तो पता है आपको। फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला ऐसा होता है जिसमें हम एक ऐसे खींचते हैं और एक ऐसे खींचते हैं, एक्स और वाई एक्सेस। इसे कहते हैं वर्टिकल लाइन, इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। और ध्यान रखना इस चीज़ का, मैं हालांकि आगे बताऊंगा आपको, अभी तो मैं नहीं बता रहा। तो इस तरह यहाँ बीच में तो कार्बन एटम माना जाता है, यहाँ ग्रुप होते हैं ए बी सी डी। ये होता है फिशर प्रोजेक्शन। और फिशर प्रोजेक्शन के ऊपर हम किस तरीके से आर एस सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर को अप्लाई करेंगे, उस चीज़ को सीखना है हमें आज। तो चिराल कार्बन एटम के चारों तरफ जो ग्रुप जुड़े हुए हैं उनके ऊपर आपने नंबरिंग कर दी। नंबरिंग करने के बाद आपको क्या करना है कि नंबर 1 पर जो है, नंबर 2 पर जो है, नंबर 3 पर जो है, उन्हें आप 1 से लेके 3 तक एरो को घुमा के लगाओगे। जैसे मान लो ये आपका फिशर प्रोजेक्शन है और इसमें ये ग्रुप हैं आपके ए बी सी डी, और आपने नंबरिंग कर दी 1 2 3 और 4, ऐसे नंबरिंग कर दी सीनियरिटी के अकॉर्डिंग। जैसे भी होगी एग्जाम्पल में हम डिस्कस करेंगे। तो आप 1 से लेकर 3 तक इस तरीके से घुमा के एरो को बनाओगे, और उस एरो को देखोगे कि कौन से डायरेक्शन में वो रोटेट कर रहा है, एरो हमारा क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। समझ में आई ना बात। तो देखो यहाँ क्या लिखते हैं नंबर 2 में, पहले उसे मिटा देता हूँ। नंबर 2, नंबर 2 में हमें लिखना है 1 से 3 तक एरो को, एरो माने तीर, एरो को घुमाकर, एरो को घुमाकर बनाते हैं। बहुत आसान है, एकदम समझ में आ जाएगा आपको। आपने क्या करा, पहले तो नंबरिंग कर दी। नंबरिंग करने के बाद 1 से लेके 3 तक एरो को घुमाकर आपने बना दिया। फिर आपको क्या करना, पहले अच्छा आप स्क्रीन शॉट ले लो, फिर मैं समझाऊंगा। स्क्रीन शॉट लो पहले। ले लिया बेटे, ठीक है। देखो एरो को आपने घुमा के बना दिया। यहां से समझो ध्यान से, यदि फोर्थ ग्रुप, यानी जो सबसे ज्यादा जूनियर है, यानी वो ज्यादातर हाइड्रोजन ही होगा, यदि फोर्थ ग्रुप वर्टिकल एक्सिस पर है, तो वर्टिकल एक्सिस कह दो, या फिर वर्टिकल एक्सिस नहीं कहते तो वर्टिकल लाइन भी आप कह सकते हो। जैसे कुछ बच्चे इससे कंफ्यूज होते हैं ना वर्टिकल एक्सिस से, तो आप वर्टिकल लाइन कह सकते हो। मतलब आपने जो इस तरह नंबरिंग करी थी ना, आपने नंबरिंग करी 1 2 3 4 जैसे भी करी आपने, और आपका जो फोर्थ ग्रुप है वो इस वर्टिकल लाइन पर ही है, ये वर्टिकल लाइन है ना। यदि फोर्थ ग्रुप वर्टिकल लाइन पे है और आपने 1 2 3 तक एरो ऐसे लगा दिया, तो क्या होगा। देखो यहां हमने लिखा यदि फोर्थ ग्रुप वर्टिकल लाइन पर है तो क्या होगा। नंबर 1, पहली बात क्या हो सकती है, पहली बात ये हो सकती है कि आपका यदि एरो क्लॉकवाइज घूम रहा है, घुमा के आपने एरो लगाया था ना 1 2 3 की तरफ, यदि आपका एरो क्लॉकवाइज घूम रहा है तो वो आपकी आर फॉर्म होगी। क्या होगी, आर फॉर्म। और दूसरी बात क्या हो सकती है, दूसरी बात हो सकती है कि आपका एरो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, आपका एरो घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो वो आपकी एस फॉर्म होगी। एग्जाम्पल में एक्सप्लेन करूंगा इस बात को।
अभी तो सिर्फ इतना समझो कि आपने फिशर प्रोजेक्शन बना रखा है इस तरीके से, आपके 4 ग्रुप वहाँ अटैच हैं और चारों ग्रुप में आपने एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग नंबरिंग कर दी 1 2 3 4 ऐसे, ठीक है। और 1 से लेके 3 तक एरो घुमा दिया आपने। और आप देख रहे कि आपका जो चौथा ग्रुप है जो सबसे जूनियर है वो वर्टिकल लाइन पर है, इस लाइन पर वर्टिकल। तो आपका यदि एरो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है तो आपका जो कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन है वो आर फॉर्म होगा कंपाउंड। और यदि एंटी क्लॉकवाइज जाता है आपका एरो 1 2 3 करने पर, तो वो कौन सा होगा? तो वो एस फॉर्म होगा आपका कंपाउंड। इसमें एक शर्त है, शर्त ये लिखी हुई, यदि फोर्थ ग्रुप वर्टिकल लाइन पर है। और यदि ऐसा ना हो, यदि ऐसा हो कि आपका जो फोर्थ ग्रुप है, आपने इस तरह नंबरिंग करी ABCD और नंबरिंग करी 1 2 3 4, देखो ये फोर्थ ग्रुप कौन सी लाइन पे आ गया? हॉरिजॉन्टल लाइन। तो क्या होगा? तो देखो क्या होगा, इस बात को भी समझ लेते हैं क्या होगा। यहां लिखते हैं यदि यदि फोर्थ ग्रुप यानी जो सबसे जूनियर है, हॉरिजॉन्टल, फोर्थ ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पर है या लाइन पर हो, ऐसे भी लिख सकते हो, हॉरिजॉन्टल लाइन पर हो, तो तो दो बातें हो सकती हैं। यदि आपका एरो क्लॉकवाइज घूम रहा है, यदि आपका एरो क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो क्लॉकवाइज में वैसे तो आर फॉर्म होता है, क्योंकि आर का मतलब रेक्टस और रेक्टस का मतलब क्लॉकवाइज। पर आपका यदि फोर्थ ग्रुप जो सबसे जूनियर है हॉरिजॉन्टल लाइन पर है ना, तो क्लॉकवाइज एरो घूम रहा है, तो आप उल्टा कर दोगे, आर फॉर्म की जगह वो होगा एस फॉर्म। क्यों होगा मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा इस बात को, अभी तो हम थ्योरी लिख रहे हैं इसकी, समझ रहे हैं और लिख रहे हैं, अभी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। और यदि आपका एरो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है आपका एरो, तो होना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज में एस फॉर्म, पर वो आर फॉर्म होगा। कौन सा फॉर्म होगा? आर फॉर्म। क्यों होगा हम अभी इस बात को डिस्कस करेंगे, पहले जल्दी से आप पोज करके लिखो या स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। लिख लिया बेटे? ठीक है। देखो, चलो मैं दो एग्जाम्पल डिस्कस करता हूँ आपके साथ, उन दो एग्जाम्पल से सारी बातें भली भांति स्पष्ट हो जाएंगी। सबसे पहला हम एग्जाम्पल लिखते हैं लैक्टिक एसिड का, तो आप लिख लो एग्जाम्पल लैक्टिक लैक्टिक एसिड। चलो लैक्टिक एसिड एग्जाम्पल में डिस्कस करते हैं। और मुझे एक बात बताओ आप, लैक्टिक एसिड तो पहले भी पढ़ा है आपने। जब हम लैक्टिक एसिड का स्ट्रक्चर मैं बनाता हूँ, चलो एक तो यहाँ बनाते हैं लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड बनाते हैं चलो। यहाँ बनाएंगे और यहाँ बनाएंगे लैक्टिक एसिड, और यहाँ भी लैक्टिक एसिड बनाएंगे, और यहाँ भी बनाएंगे लैक्टिक एसिड। ठीक है, पहला लैक्टिक एसिड बनाते हैं। मान लो आपके पास लैक्टिक एसिड ऐसा बन रहा है OH H, और यहाँ है CH3, और यहाँ है COOH। ठीक है, दूसरा लैक्टिक एसिड, यहाँ COOH है, जगह कम है, COOH, और यहाँ है CH3, और वहाँ है OH, और यहाँ है H।
ठीक है। अच्छा, ओ एच एच, और एक जगह ले लो आप, इसी तरह यहाँ ले लो, एच ओ एच। और हमें क्या क्या बचे? एक तो सी एस थ्री बचा, और एक बचा सी डबल ओ एच। यहाँ लेते हैं सी डबल ओ एच, और यहाँ सी एस थ्री, और यहाँ सी डबल ओ एच, यहाँ सी एस थ्री। ध्यान से देखना बिल्कुल। सबसे पहली बात, सबसे पहली बात है कि सर नंबरिंग करो इनके ऊपर। पहले तो नंबरिंग करते हैं। कार्बन कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन तो सबसे कम एटॉमिक नंबर है इसका, एक है, तो इसे तो नंबर 4 पर रखेंगे हम। कौन से नंबर पर रखेंगे? 4 पर। इसे तो नंबर 4 पर रख दिया। और ऑक्सीजन का 8 है, सबसे ज़्यादा है, तो उसे रखा नंबर 1 पर। कौन से नंबर पर? नंबर 1 पर। थोड़ा सही करके लिख दूँ इसे, नंबर 1 इधर लिख देते हैं, एक। एक। अब कार्बन कार्बन, इस कार्बन से तीनों हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, इससे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, पक्की बात है, इसे आप नंबर 2 पर रखोगे, और इसे रखोगे नंबर 3 पर। अब देखो, सबसे सीनियर, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, यानी ओ एच, सी डब्ल्यू एच, सी एस थ्री, और एच। ओ एच, सी डब्ल्यू एच, और सी एस थ्री, और एच को रखोगे नंबर 4 पर। यहाँ भी ओ एच पहले नंबर पर, और दूसरे नंबर पर सी डबल ओ एच, तीसरे नंबर पर सी एस थ्री, और चौथे नंबर पर एच। ओ एच पहले नंबर पर, सी डबल ओ एच दूसरे नंबर पर, सी एस थ्री तीसरे नंबर पर, और एच है चौथे नंबर पर। हमने नंबरिंग कर दी। ये चारों फार्मूले लैक्टिक एसिड के हैं। अब मुझे एक बात बताओ, सोच के, चारों फार्मूले लैक्टिक एसिड के हैं, मुझे एक बात बताओ कि आपका जो पहला रूल था वो ये था कि आप, जो आपका चिराल कार्बन एटम है, चिराल कार्बन एटम से जुड़े हुए चारों ग्रुप्स के ऊपर आप सीनियरिटी के अकॉर्डिंग नंबरिंग करोगे। हमने कर दी। अब आपका दूसरा था कि आप 1 2 3 पर घूमोगे। ठीक है, 1 से 2 और 2 से 3। देखो, एक, ध्यान से देखना, 4 को देखने की जरूरत नहीं है, 4 को देखने की जरूरत नहीं है। 1 से 2 और 2 से 3 गए। ठीक है, यहाँ देखो, 1 से 2 और 2 से 3, 4 को देखने की जरूरत नहीं है। और यहाँ देखो, 1 से 2 और 2 से 3, 4 को देखने की जरूरत नहीं है। 1 से 2 और 2 से 3, 4 को देखने की जरूरत नहीं है। अब हमें डिसाइड ये करना है कि भाई हमारा जो चौथे नंबर वाला ग्रुप है वो वर्टिकल पोजीशन पर कब है। तो चौथे नंबर वाले ग्रुप पर अपना ध्यान केंद्रित करो, चौथे ग्रुप पर। देखो, ये है चौथा ग्रुप, वर्टिकल लाइन पर है। जब वर्टिकल लाइन पर होता है ना चौथा ग्रुप, तो नियम सीधे होते हैं बिल्कुल। यदि क्लॉकवाइज घूम रहा है तो आर फॉर्म, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है हमारा तीर तो एस फॉर्म। तो हमारा जब वर्टिकल लाइन पर है फोर्थ ग्रुप, और क्लॉकवाइज हमारा एरो घूम रहा है, तो ये आर फॉर्म होगा। कौन सा फॉर्म होगा? आर फॉर्म। तो ये तो हुआ आर फॉर्म हमारा। और यहाँ वर्टिकल पर ही है चौथा ग्रुप, यहाँ भी सीधा नियम रहेगा। देखो, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा, वामावर्त दिशा में घूम रहा, नहीं उल्टा, तो ये क्या, कौन सा फॉर्म होगा? एस फॉर्म। पर ये रूल पलट जाते हैं कब? कब पलट जाते हैं? जब फोर्थ ग्रुप आपका जो सबसे जूनियर ग्रुप है वो हॉरिजॉन्टल लाइन पर आ जाता है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन पर यदि आया और आपका एरो 1 2 3 से क्लॉकवाइज घूम रहा, तो क्लॉकवाइज में नॉर्मली हम आर फॉर्म कहते हैं। पर जब हमारा सबसे जूनियर ग्रुप कहाँ आ जाता है? हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर, फिशर प्रोजेक्शन में, तो हमारे नियम उल्टे हो जाते हैं। तो होना तो चाहिए था इसे क्लॉकवाइज को आर फॉर्म, पर ये एस फॉर्म है। कौन सा है? एस फॉर्म। और एंटी क्लॉकवाइज को एस फॉर्म होना चाहिए था। देखो, फोर्थ ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, तो ये है आपका एस ना हो के आर फॉर्म। बस ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। अब बच्चों के दिमाग में सवाल ये खड़ा होता है कि सर ऐसा क्यों हुआ? मतलब आप जब हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर होता है फोर्थ ग्रुप, तो हम क्लॉकवाइज को जब आर फॉर्म कह रहे, तो यहाँ हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर फोर्थ ग्रुप है,
तो हम क्लॉकवाइज को एस फॉर्म क्यों कह रहे हैं? वर्टिकल पर जब था तो क्लॉकवाइज को आर फॉर्म कहा, क्योंकि आर का मतलब रेक्टस, रेक्टस का मतलब क्लॉकवाइज यानी दक्षिणावर्त यानी दाईं तरफ। तो हमने यहाँ हॉरिजॉन्टल आने पर नियम उल्टा क्यों बना दिया? क्लॉकवाइज को एस फॉर्म क्यों कह रहे हैं? इसका रीजन पता क्या है? देखो मैं बताता हूँ। जब आप फिशर प्रोजेक्शन को बनाते हो तो आप ऐसे बनाते हो फिशर प्रोजेक्शन को, ऐसे। पर वास्तविकता में इसकी खासियत, इसकी असलियत पता क्या है? इसकी असलियत ये है कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन के दोनों बॉन्ड होते हैं ना, वे ऐसे होते हैं, ऐसे, ये बोर्ड से बाहर आते हुए। ये दोनों बॉन्ड ऐसे होंगे जो बोर्ड से बाहर आ रहे होंगे, ठीक है? मतलब ये कार्बन एटम है, ये वाला भी बॉन्ड बोर्ड से बाहर आ रहा निकल के, और ये वाला बॉन्ड भी बोर्ड से बाहर निकल के आ रहा। मतलब जैसे मेरे हाथ है ना, ये दोनों, ये हाथ देखो, हॉरिजॉन्टल बॉन्ड हमेशा यूं होते हैं बाहर की तरफ, ऐसे, ऐसे होते हैं, ठीक है? ये ऐसे होते हैं हॉरिजॉन्टल बॉन्ड। और जो वर्टिकल बॉन्ड होते हैं, वर्टिकल बॉन्ड ऐसे होते हैं जिसे आप डैश कहते हो, इस तरह, यानी बोर्ड के अंदर की तरफ को जाते हुए। क्या कहना चाहिए कि एक बॉन्ड तो पीछे इधर जा रहा, पीछे की तरफ, ऐसे, यूं, और दूसरा यूं जा रहा, ऐसे जा रहे बॉन्ड। तो जो ऊपर और नीचे वाले बॉन्ड होते हैं, ये वर्टिकल लाइन वाले, ये तो पीछे की तरफ जाते हैं, और ये दोनों बॉन्ड आते हैं बाहर की तरफ। हम तो बना देते हैं, हमने तो यूं बना दिया फिशर प्रोजेक्शन को लो। अभी इसका मतलब भी तो समझना जरूरी है कि ये वाला बॉन्ड जो ऊपर वाला है वो बोर्ड में अंदर की तरफ को जा रहा है, और नीचे वाला बॉन्ड भी। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन के दोनों बॉन्ड है वे इस तरह आ रहे बाहर, ऐसे, ऐसे बाहर आ रहे, और वे ऐसे पीछे जा रहे। आ रहा समझ में आपके? अब मुझे यूं बताओ, मतलब यदि हम आर एस नॉमेनक्लेचर को समझते हैं तो हमें एक बात का पता होना चाहिए। हमें यूं पता होना चाहिए कि हमारा जो सबसे जूनियर ग्रुप होता है ना, फोर्थ नंबर वाला, उसे हम अपने से दूर रखते हैं, अपनी निगाह से दूर, अपनी नज़र से दूर। तो नज़र से दूर तो वो जब जाएगा जब वो यहाँ होगा, यहाँ, या तो यहाँ हो या तो यहाँ हो, क्योंकि ये दोनों बॉन्ड अंदर की तरफ को हैं। मतलब बॉन्ड तो शुरू हो रहे बोर्ड के प्लेन से ही, पर ये वाला बॉन्ड भी बाहर निकल के आ रहा, ये वाला बॉन्ड भी बाहर है, ये भी बाहर, ये बोर्ड के प्लेन से अंदर की तरफ को झुक रहा, ये भी। तो आर एस सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर जब काम करता है, जब हमारा जो सबसे जूनियर ग्रुप है फोर्थ नंबर वाला, वो यहाँ या फिर यहाँ हो, यानी वो अंदर की तरफ धसा हुआ हो बोर्ड में, तो बोर्ड में अंदर की तरफ तो यहाँ धसेगा वो, जब वो वर्टिकल पोजीशन पे होगा। और यदि वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे हो गया तो फिर तो बोर्ड से बाहर निकल गया। और जब वो बोर्ड से बाहर निकल गया तो बच्चों का खेल नहीं है, अब समझना, ध्यान से समझना। यदि वो बोर्ड से बाहर निकल गया ना, मान लो आपका हाइड्रोजन यहाँ आ गया, इस जगह ये आ गया आपका हाइड्रोजन, तो अब बताइए बोर्ड में धसा हुआ है या बाहर निकला हुआ? आप कहोगे कि सर बाहर निकला हुआ बॉन्ड है, बाहर निकला हुआ है ना, तो फिर मुझे इसे ऐसे नहीं देखना चाहिए, मुझे बोर्ड के परली तरफ जाके देखना चाहिए। और जब मैं इसे बोर्ड के परली तरफ जाके देखूंगा ना, तो जो चीज यहाँ क्लॉकवाइज है वो मुझे एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगी उधर से। मतलब हमें जो है, जो सबसे जूनियर ग्रुप है, उस जूनियर ग्रुप को, फोर्थ नंबर वाले ग्रुप को अपनी आंख से, अपनी निगाह से, अपनी नज़रों से दूर रखना है, और दूर रखकर फिर एरो को देखना है कि किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा हो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, जब आप इसे यहाँ रखते हो तो वो क्लॉकवाइज घूम रहा, तो रूल काम कर रहा। जब वो हाइड्रोजन एटम यहाँ आ जाता है तो क्लॉकवाइज घूम रहा, तो आप इधर से ना देखो क्योंकि वो आपकी आंख के पास आ गया। आप इस बोर्ड के पिछली तरफ जाके देखो और इस एरो को देखो, तो आप कहोगे कि सर ये एरो तो पिछली तरफ से जाके देख रहे तो क्लॉकवाइज है ही नहीं, एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए नियम पलट गया हमारा। जैसे मैं आपको कहूँ कि आपका एक टेबल फैन है, आपके पास टेबल फैन है, और उसमें मान लो 4 पंखड़ियाँ हैं आपकी, ठीक है? और वो टेबल फैन ऐसे घूम रहा जब आपने उसे चलाया, ठीक है? वो इस तरीके से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा। आप उसके सामने खड़े हो जाओ तो आप देख रहे कि वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा। अब मैं कह रहा कि उसी पंखे को जरा, उस टेबल फैन को आप पीछे से जाके देखो, पीछे से भी क्या वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा होगा? पीछे से वो रोटेट कर रहा होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। बस यही तो खेल है सारा, खेल सारा यही अटका हुआ। और यही बच्चे अटक जाते हैं कि सर जब वर्टिकल पोजीशन पे आपका जो सबसे जूनियर ग्रुप है, तो वर्टिकल पोजीशन पे तो आप कह रहे कि क्लॉकवाइज को आर फॉर्म कहो और एंटी क्लॉकवाइज को एस फॉर्म कहो, पर जब वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे आ जाता है तो आप कहते हो कि क्लॉकवाइज को एस फॉर्म कहो।
क्योंकि जब वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे आ गया तो वो तो बाहर निकला हुआ, और बाहर निकला हुआ तो यहाँ से नहीं देखना, हमें बोर्ड के पीछे जाके फिर देखना। तो आपको ये क्लॉकवाइज जो दिख रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज ही है वास्तविकता में। आरएस नोमेनक्लेचर हमें यूं ही कहता है कि आप अपने कंपाउंड को इस तरीके से दिखो कि जो सबसे जूनियर ग्रुप है, जो सब फोर्थ नंबर वाला ग्रुप है, वो आपकी नज़र से सबसे ज़्यादा दूरी पर रहे। तो ऐसा तो तभी होगा ना, इसलिए कन्फिग्रेशन क्या होते हैं, पलट जाते हैं। बताओ समझ में आई क्या बात? ठीक है बेटे, लिखना जरा पोज करके लिखो। लिख लिया? चलो एक एग्जाम्पल और समझाता हूँ आपको, उससे और बढ़िया समझ में आ जाएगा। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, और अच्छा समझ में आ जाएगा आपके। अब की बार जो एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, ब्रोमो क्लोरो आयोडो मीथेन ले रहे हैं। ब्रोमो क्लोरो आयोडो मीथेन, ब्रोमो क्लोरो आयोडो मीथेन। एकदम समझ में आ जाएगी बात अब आपके। आपको पता चल गया कि यदि हमें दिमाग लगाना है तो दिमाग लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, और यदि तुक्का लगाना है तो तुक्का लगाओ। दोनों रास्ते हैं हमारे पास, हमारे पास दोनों रास्ते हैं। देखो, मैं ब्रोमो क्लोरो आयोडो मीथेन के 4 ही कन्फिग्रेशन यहाँ बनाऊंगा आपके सामने। एक कन्फिग्रेशन यहाँ बनाएंगे, एक कन्फिग्रेशन यहाँ बनाएंगे, एक कन्फिग्रेशन यहाँ बनाएंगे, और एक कन्फिग्रेशन बनाएंगे यहाँ। 4 कन्फिग्रेशन हमें बनाने हैं। इसमें हमने क्या काम करा, यहाँ जोड़ा आई, यहाँ जोड़ा एच, वर्टिकल लाइन पे जोड़ा देखो, और यहाँ सी एल है, और यहाँ बी आर है, यहाँ है बी आर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आई एच पी आर मान लो इधर है, और सी एल मान लो इधर है। अब आप एच को और आई को ले जाओ कहाँ, एच और आई को यहाँ ले जाओ, एच आई, और यहाँ ले लो बी आर, और यहाँ ले लो सी एल। ठीक है, मान लो इस तरह का कन्फिग्रेशन आपको मिला है। अब एच आई पी आर सी एल, ये तो दोनों एक जैसे ही हो गए। चलो इसे पलट देते हैं, इसे यहाँ यहाँ कर देते हैं आई, और यहाँ एच, यहाँ एच कर देते हैं, और यहाँ कर देते हैं आई। अब तो हो गए ना। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे सीनियरिटी की। सीनियरिटी की बात करते हैं। आपको पता है इसे तो नंबर 4 पर ही रहना है हाइड्रोजन को। एफ सी एल बी आर आई, एफ सी एल बी आर आई, आई नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ठीक है, देख रहे ना आप, 1 2 3। एक पर तो आई, उस जो मैंने सीनियरिटी का अरेंजमेंट बताया था उसमें भी आयोडीन नंबर 1 पर था। 1 2 3, इसे तो नंबर 4 पर रहना है क्योंकि इसका एटॉमिक मास सबसे कम है। आई कहाँ है, 1 बी आर 2 सी एल 3, और ये तो 4 पर ही रहेगा, ये तो 4 पर ही रहेगा। 1 2 3। अब देखो, घुमाऊँ एरो, एरो घुमा रहा मैं, देखते रहना ध्यान से। 1 2 3, 1 से 2 और 2 से 3, 1 से 2 और 2 से 3। 4 को नहीं देखना, 4 तो पीछे धसा हुआ बस। 1 से 2 और 2 से 3, 1 से 2 और 2 से 3, 4 को नहीं देखना है। 1 से 2 और 2 से 3, 4 को नहीं देखना बिल्कुल भी। देखो, अब हमें इनके नाम देने हैं। बताओ, मुझे यूँ बताओ कि यहाँ आपका जो चौथे नंबर वाला ग्रुप है वर्टिकल लाइन पर है, इसका मतलब धसा हुआ है पीछे ये भी और ये भी। क्लॉकवाइज घूम रहा, नियम काम करेगा। आर फॉर्म है, कौन सा फॉर्म है, आर फॉर्म। आर फॉर्म क्लॉकवाइज है तो आर फॉर्म, यदि वर्टिकल लाइन पर है, ये भी वर्टिकल लाइन पर है हाइड्रोजन, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा देखो, तो एस फॉर्म है, एस फॉर्म कन्फिग्रेशन है।
यहाँ देखो हॉरिजॉन्टल लाइन पर आ गया एच, और ये घूम रहा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, 1 से 2, 2 से 3। जब एंटी क्लॉकवाइज घूमता है ना, तो एंटी क्लॉकवाइज वैसे तो होता है एस फॉर्म, पर हॉरिजॉन्टल लाइन पे आने की वजह से पलट जाएगा हमारा सिस्टम और हो जाएगा ये आर फॉर्म, ये आर फॉर्म है। और ये क्लॉकवाइज वैसे तो आर फॉर्म होता है, पर हमारा फोर्थ ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, देखो फोर्थ ग्रुप, इसलिए ये आर फॉर्म ना होके क्या हो जाएगा, एस फॉर्म। बताओ समझ में आ रहा क्या? तो इस तरीके से आपको आर एस कॉन्फ़िगरेशन या आर एस नोमेनक्लेचर आना चाहिए। ठीक है बेटे, जल्दी से पोज करके लिखो आप। लिख लिया? ठीक है। तो बेटे मुझे उम्मीद है कि आपको सीक्वेंस रूल्स भी 5 पॉइंट थे वे समझ में आए होंगे, और आर एस नोमेनक्लेचर में जो फिशर प्रोजेक्शन के ऊपर हम आर एस नोमेनक्लेचर देते हैं वो भी समझ में आया होगा। ठीक है, बस मेहनत और ईमानदारी के साथ पढ़ाई करते रहो और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।